हेलो। तो आज नेक्स्ट चलते हैं। आज क्या क्या कवर करेंगे हम इस चैप्टर में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब एनालिसिस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, और ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? डी एच बाई डी टी, यानी हीट पर यूनिट टाइम, और पावर इज इक्वल टू बी आई वी होता है, हम पहले देख चुके हैं, वोल्ट इनटू करंट। और इसको हम आगे इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। बी और आई क्या होता है? बी वाई आर, तो बी स्क्वायर वाई आर भी लिख सकते हैं पावर को, और आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो यहाँ बी की जगह, बी की वैल्यू की जगह यहाँ आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो ये है हीटिंग जो पावर का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। हीट पर यूनिट टाइम होता है पावर। ठीक है, और ये होता ही है पावर, ये हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक केटली है कोई, ठीक है, जो जिससे में कुछ भी सब्सटेंस गर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, टाइम टू हीट ए सब्सटेंस, जैसे कि वाटर हो सकता है। व्हेन टू हीटिंग कॉइल्स आर यूज बोथ सेपरेटली एंड इन कॉम्बिनेशन, यानी कि अलग अलग अगर हम यूज करें, जैसे कि ये कोई केटली है, इलेक्ट्रिक केटली है, ठीक है, इसमें कॉइल लगी हुई हैं, ये कॉइल है मान लेते हैं, एक कॉइल और ये दो कॉइल। अगर हम इन्हें सेपरेटली यूज करें या फिर कॉम्बिनेशन में यूज करें, तब इसमें क्या जो है टाइम लगेगा, इसके अंदर जो वाटर या फिर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसको हीट होने में। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं। तो अज्यूमिंग द हीट रिक्वायर्ड H एंड वोल्टेज B आर कांस्टेंट, वोल्टेज यहाँ क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज हम यहाँ पर दे रहे हैं, B कांस्टेंट है, कांस्टेंट वोल्टेज पर, और इस वाटर के अंदर, इस केटली के अंदर जो वाटर फिल्ड अप है, उसको हीट होने के लिए H हीट चाहिए, मतलब गर्म होने के लिए H हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट रिक्वायर्ड H हीट, है ना। और जो वोल्टेज हम दे रखे हैं वह कांस्टेंट है। पावर P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन T। देखो पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ इस फॉर्मूले से देखो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम T से। ठीक है, तो टाइम T ज़्यादा बढ़ेगा तो पावर कम यूज होगी, सीधी सी बात है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हीट H हीट के लिए। ठीक है, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड रेजिस्टेंस R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये क्यों होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है? ये कांस्टेंट लिया है, वोल्ट जो है, वोल्टेज कांस्टेंट है यहाँ, तब जा कर के रेजिस्टेंस जो है पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। रेजिस्टेंस कब रहेगा? जब वोल्टेज कांस्टेंट, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कब? जब करंट कांस्टेंट, करंट, यह लिख देता हूँ, करंट कांस्टेंट। ठीक है, ये तो यहाँ क्या आएगा? ये इन्वर्सली। ठीक है, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के टाइम, और रेजिस्टेंस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस और टाइम। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन आर, बी स्क्वायर अपॉन आर पावर होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया है कैसे। अब देखते हैं आगे। अगर हम मान लेते हैं T1 टाइम बी द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कॉइल के द्वारा T1 टाइम लगता है क्या करने में? हीट करने में, और सेकंड कॉइल को T2 टाइम लगता है हीट करने के लिए, उस वाटर को H हीट पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम लगता है। अगर हम T1 कॉइल को अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो कितना टाइम लगेगा? मतलब फर्स्ट कॉइल को एक्टिवेट कर देते हैं तो T1 टाइम लगेगा, और सेकंड कॉइल को एक्टिवेट करेंगे तो T2 टाइम लगेगा। ये सेपरेटली टाइम है, सेपरेटली। ठीक है, इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इन कॉइल्स को, ठीक है, तब क्या हो? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज
कनेक्टेड करेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 होगा। तो रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा तो टाइम भी कितना होगा, T1 प्लस T2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कब वोल्टेज जो है कांस्टेंट है, सेम अमाउंट का जो है पोटेंशियल हम दे रहे हैं उसको कैटली को, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा। किसमें, अगर हम कॉइल्स को कहाँ कनेक्ट करें, सीरीज में। अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसलिए टोटल टाइम भी क्या होगा 1/T1 प्लस 1/T2 इन पैरेलल के अंदर। और दो कॉइल्स के लिए हम, दो रेजिस्टेंस या दो कॉइल्स के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये हो गया जो। तो इसमें क्या है, पैरेलल के अंदर टाइम जो है कम लगेगा तो पावर ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा तो पावर ज़्यादा होगी। पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, तुरंत जो है हीट होकर के तुरंत वाटर जो है गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है, बॉयल होने लग जाएगा थोड़े से टाइम में ही। तो कम टाइम के लिए क्या है, पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी, समझे। तो पैरेलल के अंदर क्या है, कम टाइम में ही मतलब बहुत ज़्यादा हीट जो है जनरेट हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर ज़्यादा लगेगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है टाइम ज़्यादा लगेगा तो पावर कम लगेगी, तो हीट जो है देरी से होगा, ठीक है, टाइम बढ़ जाएगा। तो ये समझ गए ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए dH/dt लगाएंगे, या फिर पावर इज इक्वल टू, या dH/dt इज इक्वल टू BI होता है और B²/RB होता है। ये समझ गए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट देखते हैं बल्ब एनालिसिस। बल्ब आपने देखे होंगे, तो पावर रेटेड इज इक्वल टू, पावर हमने देखा था B²/R होता है, ठीक है। तो P रेटेड यानी पावर रेटेड, जितनी पावर रेट की गई है, मतलब किसी भी रेटेड वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया रेटेड वैल्यू क्या है। रेटेड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट और पावर रिकमेंडेड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यानी कि किसी बल्ब की पावर दे रखी, मान लेते हैं आपने देखा होगा 100 वाट का जो है कोई बल्ब है, ठीक है, तो ये इसकी रेटेड वैल्यू है, दे रखी है कंपनी ने कि 100 वाट है, फुल एफिशिएंसी से जलने के लिए ये 100 वाट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 100 वाट से ज़्यादा वाट दिया जाएगा, मान लेते हैं 150 वाट दे देंगे, तो ये क्या है, फ्यूज हो जाएगा, या फिर जो डिवाइस सेफली ऑपरेट नहीं करेगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इससे कम देंगे तो वह अपनी एफिशिएंसी के साथ नहीं जलेगा। मतलब 100 वाट का बल्ब है, उसके लिए हम 70 वाट अगर जो है पावर देते हैं तो वह डिम जलेगा, ठीक है, फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं जलेगा, ये आप भी जानते हैं। तो रेटेड वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू, रेटेड वैल्यू का मतलब है एक उसकी वैल्यू जिस पर वह फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता है जो डिवाइस है, ठीक है। तो एक्सीडिंग द रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू से ज़्यादा अगर जाएंगे तो कैन डैमेज द डिवाइस, ठीक है। तो P रेटेड, अगर हम रेटेड पावर रेटेड निकालते हैं, यानी कि कोई भी बल्ब है उसके हमें वोल्ट दे रखा है, रेटेड वोल्टेज कि ये जो है 220 वोल्टेज पर वर्क करेगा, तो हमें, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कि ये इतनी रेजिस्टेंस का है, तो हम उसकी जो है मान लेते हैं रेजिस्टेंस 22 ओम दे रखा है, तो हम P रेटेड निकाल सकते हैं, पावर रेटेड। तो P रेटेड क्या होगा, ये हमने माना है कि 220 वोल्ट जो है क्या है, सॉरी 220, हाँ चलो ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन जो ये ओम जो है हम क्या मान लेते हैं 440 ओम मान लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर करके और नीचे क्या है ओम की वैल्यू रख देंगे। मैं चाह रहा था कि ओम की वैल्यू 464 रख देंगे यहाँ, तो 464 नीचे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा P रेटेड। एक मिनट, जैसे कि छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो P रेटेड क्या है, वह वैल्यू है जो कंपनी निर्धारित करती है कि इस पावर पर ही कोई भी बल्ब या फिर कोई भी डिवाइस वर्क करेगा, P रेटेड। तो P रेटेड निकालने के लिए वोल्टेज रेटेड, B रेटेड मतलब वोल्टेज रेटेड, यानी कि इस वोल्टेज पर वह वर्क करेगा। R रेजिस्टेंस, तो किसी का भी जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें मान लेते हैं इनमें से
कोई भी दो चीज़ दे रखी हो तो हम तीसरे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। पी रेटेड इक्वल टू बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालें किसी का, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड, ठीक है। ये हम देख रहे हैं बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, ये बात ध्यान रखनी है। अगर बल्ब को हम कनेक्टेड कर देते सीरीज में, तो पी डिसिपेटेड मतलब कितनी जो है एनर्जी या पावर जो है हीट के रूप में या फिर उसके रूप में लॉस हो गई, तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर। पी डेसिपेटेड यानी कि कितनी हीट निकल गई। इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, सीरीज में अगर हम लगाते हैं, सीरीज में अगर बल्ब्स को हम लगाते हैं तो उसमें क्या करंट कांस्टेंट रहेगा। सीरीज में तो वोल्टेज तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आई स्क्वायर, पी डेसिपेटेड क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में आई स्क्वायर आर रहेगा, करंट कांस्टेंट इन सीरीज, एक मिनट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट कांस्टेंट रहेगा। तो पी डेसिपेटेड यानी कितनी पावर डेसिपेटेड हुई है, वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, यानी जितना किसी बल्ब का रेजिस्टेंस होगा उतनी उसमें से पावर डेसिपेटेड होगी। तो ब्राइटनेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। डेसिपेटेड यानी कि जो पावर है वह लॉस हो रही है किसके, मतलब करंट आई स्क्वायर आर है, ये दिया हमने, ठीक है। तो जितना बड़ा करंट तो कांस्टेंट है, तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वह उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर जो है खींच पाएगा या स्टोर रख पाएगा। तो जो पी डेसिपेटेड जितना होगा जितना रेजिस्टेंस होगा पी डेसिपेटेड उतना ही होगा। पी डेसिपेटेड वह क्या ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्राइटनेस इक्वल टू पी जो पावर डेसिपेटेड हुई है, यानी कि जैसे कोई बल्ब है, बल्ब के अंदर हमने कुछ पावर दी तो वह डेसिपेटेड होगी, बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, डेसिपेटेड मतलब लॉस होगी इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। देखो हम प्रकाश देखते हैं तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा किसी बल्ब का, ठीक है, इन सीरीज के अंदर वह उतना ही जो है ब्राइट होगा, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सीरीज में होता है, ये आपने समझ लिया है। देखो नेक्स्ट, पी डेसिपेटेड पावर डेसिपेटेड बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड का स्क्वायर। पावर डेसिपेटेड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड का स्क्वायर। तो बी डेसिपेटेड जो है वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना ये बात। यहाँ पर देखो पी डेसिपेटेड हमने क्या देखा था, यहाँ पी डेसिपेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के रेजिस्टेंस के, ठीक है, रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस क्या है बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड। तो हम पी डेसिपेटेड लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड, क्योंकि ये किसके सिमिलर है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पी डेसिपेटेड क्या है भाई, ब्राइटनेस है, जितनी पी डेसिपेटेड होगी भाई ब्राइटनेस होगी। तो पी डेसिपेटेड या फिर पी पावर फॉर ब्राइटनेस, यानी कि कोई भी बल्ब है उसके अंदर हम कितनी पावर कितनी ब्राइटनेस होगी, तो पी रेटेड जो वैल्यू है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। इफ बी रेटेड इज सेम और कांस्टेंट, अगर बी रेटेड जो है कांस्टेंट है, यानी कि वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज है वह कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम उसमें पावर जो रेटेड वैल्यू है पावर की वह बढ़ाएंगे, पावर की रेटेड वैल्यू बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस कम होगी। देखो पी ब्राइटनेस क्या होगी, बी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड। क्यों, क्योंकि ब्राइटनेस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यह कांस्टेंट है तो पी रेटेड यानी पावर की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस कम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी वोल्टेज तो वही है और जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये सीरीज की बात है। मान लेते पी रेटेड बड़ी है P1 इफ P1 रेटेड ज़्यादा है P2 रेटेड से, ठीक है। तो ब्राइटनेस जो या फिर डेसिपेटेड पावर जो है PD1 वह कम रहेगी PD2 से। ये जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको समझ में आया या नहीं? अगर समझ में भी नहीं आया है ना तो एक बार बस ये फार्मूला आपको याद रख लेना। ये फार्मूला कैसे आया वो तो मैंने समझा ही दिया। देखो ये एग्जांपल, जैसे ब्राइटनेस कैसी होगी, ये 100 वॉट का बल्ब है, ये 200 वॉट का बल्ब है, ये 50 वॉट का बल्ब है।
अब देखो इसमें से किस में ज़्यादा जो है ब्राइटनेस होगी। तो देखो ये जो है 100 वॉट 200 वॉट, ये क्या रेटेड पावर है, ये क्या है रेटेड पावर, यानी कि ये फिक्स की गई है कि इस पावर का बल्ब है ये 50 वॉट का। अब इसके अंदर करंट तो क्या है सीरीज में कांस्टेंट रहता है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा उसकी जो है ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस जो है और ब्राइटनेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी रेटेड के। तो पी रेटेड वैल्यू जो है घटेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पावर रेटेड की वैल्यू क्या है 200 वॉट, 200 वॉट है, ये सेकंड बल्ब है B2 है, तो इसकी जो है ब्राइटनेस सबसे कम होगी। देखो P2 की सबसे कम, और सबसे कम पी रेटेड 50 की है, थर्ड बल्ब की है 50 वॉट है, तो इसकी जो है ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो B3 की सबसे ज़्यादा, फिर B1 की कम। तो ये समझे ना, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस है। ये सीरीज के अंदर है, और सीरीज के अंदर जब बल्ब कनेक्टेड होते हैं, हमारे घर जो होम्स वगैरह हैं उनके अंदर कोई भी डिवाइस जो है सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। सीरीज में कनेक्ट होगा तो अलग अलग वोल्टेज जाएगा, और अलग अलग वोल्टेज जाएगा तो फिर वह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पी रेटेड जो बी रेटेड है, हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं उनकी लगभग 220 वोल्टेज होती है। बल्ब वगैरह हुई, कोई भी चीज़ हुई 220 वोल्टेज का होता है, क्योंकि हमारे घर में जो लाइट आती है 220 वोल्टेज की ही आती है, ठीक है। इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसी वोल्टेज पर काम करते हैं। तो ये रेटेड वैल्यू इनकी सबकी सेम होती है, ठीक है, बी रेटेड। तो समझे, यहाँ पर आपको मेन याद रखने वाली बात यही है कि अगर हम ब्राइटनेस बढ़ानी है तो पी रेटेड वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ठीक है। पी रेटेड कम होगी तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पैरेलल में आप समझ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये आपके जो है घर में यूज होता है। बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो कोई भी जो है, ये बल्ब का साइन है, ये दूसरा बल्ब है, यहाँ इसी से ये दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, तो इनके अंदर मान लेते हैं ये कोई भी कनेक्टेड है ये बी वोल्ट से, तो इनके अंदर जो वोल्टेज जाएगा ना वह तो सेम जाएगा, लेकिन करंट जो है वह डिफरेंट होगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर है, पैरेलल के अंदर तो करंट डिफरेंट रहेगा इनके अंदर। तो क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है, करंट जो है डिफरेंट है, तो वोल्टेज सेम है, तो इनके लिए क्या लगेगा, पी रेटेड इज इक्वल टू बी स्क्वायर रेटेड अपॉन आर, ठीक है। तो इसके अंदर पी डी यानी पावर डेसिपिटेट क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन आर, और वहाँ पावर डेसिपिटेट क्या थी, आई स्क्वायर इंटू आर। आई पावर डेसिपिटेट क्या थी यहाँ सीरीज में, आई स्क्वायर इंटू आर थी, आई स्क्वायर इंटू आर थी, ठीक है। और पैरेलल के अंदर पावर डेसिपिटेट क्या है, बी स्क्वायर अपॉन आर, बी स्क्वायर अपॉन आर है पावर डेसिपिटेट। क्यों है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज जो है कांस्टेंट इन पैरेलल है, इस कारण से वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो है पैरेलल के अंदर पावर जो डेसिपिटेट होगी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, क्योंकि यहाँ बी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वोल्ट कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर डेसिपिटेट कम हो जाएगी, यानी कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वह उतना ही कम ब्राइटनेस शो करेगा। और हम जानते हैं पी डी जो होता है पावर डेसिपिटेट, वह जितनी पावर डेसिपिटेट होगी, डेसिपिटेट का मतलब लॉस हो रही है किसी भी फॉर्म में, डेसिपिटेट हो रही है पावर, वह किस फॉर्म में हो रही है, ब्राइटनेस के फॉर्म में हो रही है पावर। तो पी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, आर है, और रेजिस्टेंस हम जानते हैं पी स्क्वायर अपॉन पी रेटेड होता है। देखो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो यहाँ ब्राइटनेस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन आर, ब्राइटनेस ये रहा, पी डेसिपिटेट ही क्या है, ब्राइटनेस भी है, पी डी ध्यान रखना हमेशा पावर ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस के इक्वल है।
तो पी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस क्या है, पी रेटेड अपॉन पी रेटेड, तो पी डी ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पी रेटेड अपॉन बी स्क्वायर रेटेड, वोल्टेज रेटेड। तो पी डी ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, यानी कि रेटेड वैल्यू बढ़ाएंगे पैरेलल के अंदर क्या है, पी डेसिपेटेड बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। ब्राइटनेस कब बढ़ेगी, जब हम पी रेटेड वैल्यू बढ़ाएंगे, पी रेटेड वैल्यू बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पी रेटेड बढ़ाने पर ही ब्राइटनेस बढ़ेगी, जो रेटेड पावर है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। जैसे आपने देखा वो घर में लगे हुए हैं, कोई 10 वॉट का बल्ब है तो 10 वॉट के हिसाब से, 10 वॉट की एलईडी है उसी हिसाब से जो है ब्राइटनेस देगा, कोई 12 वॉट की एलईडी है तो उसी हिसाब से ज़्यादा ब्राइटनेस देगी। तो पी रेटेड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर पावर वो ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है सबके लिए, कांस्टेंट है, 220 वोल्टेज आता है घर में। तो P1 रेटेड अगर बढ़ाएंगे किसी की और ज़्यादा है P2 रेटेड से, यानी कि कोई बल्ब है उसकी 200 वोल्टेज है, ठीक है, या फैन है 200 वोल्टेज है, ठीक है, 200 वॉट, सॉरी वॉट का है, और दूसरा फैन है वह है 100 वॉट का, तो बताओ कौन सा ज़्यादा जो है तेज चलेगा, तो वही चलेगा जिसका जो ज़्यादा वॉट का है। हम ये पैरेलल में देख रहे हैं, ठीक है, पैरेलल में देख रहे हैं, तो पैरेलल में जो है PD1 यहाँ पर या फिर हम ब्राइटनेस से लेते हैं, अगर बल्ब से लेते हैं, बल्ब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं बल्ब, तो बल्ब कौन सा ज़्यादा जलेगा, जो 200 वाट का है, तो PD1 ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा PD2 से। ये सीरीज में जैसे देखो पैरेलल में है, ये इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे ये दो बल्ब हैं, ये जुड़े हुए हैं, B1 और B2 है, ये 100 वॉट का है, 200 वॉट का है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगा, P2 जो है ये वाला जो 200 वोल्ट का है वह ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, करंट डिफरेंट है, करंट के हिसाब से जो है पावर इसमें बढ़ रही है। तो ये आपको मेनली याद रखना है सीरीज और पैरेलल में। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, देखते हैं सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन करवाएंगे बल्ब का, तो टोटल पावर क्या होगी सीरीज के अंदर, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 हो जाएगा, और पैरेलल के अंदर पावर क्या होगी P1 प्लस P2 हो जाएगी, ये याद रखना है। तो सीरीज के अंदर यहाँ पावर क्या होती है, कम होती है पावर कम होती है, तो ये बात ध्यान रखना है, सीरीज के अंदर पावर कम होती है और पैरेलल के अंदर पावर जो है बढ़ जाती है। बल्ब के अंदर टोटल पावर P1 प्लस P2 होगी, देख लीजिए आप भले ही, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी। सीरीज में पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीरीज में रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट देखते हैं आप व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला आएगा कि टोटल पावर क्या होगी, दो अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये मैंने जो है जो लेवल स्टैंड के हिसाब से है, और वैसे तो सब एग्ज़ाम जो है नीट जेईई सबके लिए ये जो है सॉल्व हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होता है रजिस्टर्स का। तो इसमें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रहेगा R3 अपॉन R4 के। तो ये वैल्यू जो है याद रखनी है, इसमें ये रहता है। और इसमें जो ये G है गैल्वेनोमीटर है, इसमें क्या है करंट जो है फ्लो जो होता है करंट वह 0 होगा, यानी कि पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट B, ठीक है। तो इसके अंदर करंट जो होता है वह 0 होगा, करंट थ्रू BD ब्रांच, जो BD ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट है वह 0 होगा, तब जा करके ये कंडीशन बनेगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये कंडीशन बन रही है, तो ये बातें याद रखनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, ये कैसे आया क्या है उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं याद रखना। ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। ये दोनों जो रजिस्टर्स
रजिस्टर्स हैं R1 R2 का रेशो इक्वल टू रहेगा R3 R4 के। नेक्स्ट देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के जो है प्रिंसिपल पर, एक मिनट, हाँ, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो R/S इक्वल टू रहेगा L/100 - L। ये क्या है? देखो जैसे ये मीटर ब्रिज है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये एक A स्ट्रिप्ट है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल A है और ये C है, इस पर C है और ये B है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर S है, ठीक है। और ये एक वायर है, मीटर ब्रिज वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये हमने लगा रखी है क्या, बैटरी, तो इसको अगर हम सॉल्व करें R1 मतलब R/S जो है इक्वल टू रहेगा L/100 - L। तो इसको हम, ये जो जॉकी लगी हुई होती है इस पर गैल्वेनोमीटर पर, इसको हम लेकर के जाते हैं, चलाते जाते हैं, तो जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 शो होगा वहाँ पर हम इस जॉकी को रोक देंगे। 0 डिफ्लेक्शन मतलब करंट जो फ्लो होगा इसके द्वारा, IG करंट जो होगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर, तब हम कह देंगे कि इस जगह पर रुकने पर इसका रेजिस्टेंस जो है L डिस्टेंस जो है वायर की उसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है मीटर ब्रिज के द्वारा किसी भी वायर का रेजिस्टेंस वगैरह हम निकाल सकते हैं। R क्या होता है? यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। S क्या है? अननोन नॉन रेजिस्टेंस है, S का हम नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं। L क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है। केवल ये फॉर्मूला ही यूज आएगा और इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं आएगा इसमें मीटर ब्रिज के अंदर। आप जब क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, केवल ये फॉर्मूला है बस। इसमें ये टर्म है, इसे क्या क्या बोलते हैं बस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एक कंडीशन लिख लेते हैं, ये कब रहता है? बी रेटेड कांस्टेंट और इक्वल। वैसे हम पहले बता चुके हैं ना, ये तो सारा, ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है आगे देख चुके हैं। मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब ये देखते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर पर कोई कलर कोडिंग आती है तो उसे हम देख करके उसका जो है हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये कोडिंग्स जो है ये कलर्स होते हैं। आप देखेंगे, आपने अगर कोई चार्जर वगैरह कभी खोला हो तो एक पतला सा छोटा सा इस प्रकार का एक रजिस्टर होता है, ठीक है। उस पर इस प्रकार पतली पतली जो है स्ट्रिप होती है कलर की, कुछ लास्ट में गोल्डन या सिल्वर स्ट्रिप होती है और इस प्रकार से ब्लैक रेड ऐसी स्ट्रिप होती है, वह रजिस्टर होता है। उसका हम रेजिस्टेंस उन स्ट्रिप को काउंट करके निकाल सकते हैं। तो कलर कौन कौन से? ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, कोई कलर भी नहीं हो सकता लास्ट में, ठीक है। तो इन कलर्स की वैल्यू क्या है? नंबर देंगे तो 0 से लेकर 9 तक, ये वाइट जो है 9 तक। तो इसे याद रखने के लिए जैसे मैंने तो और अलग अलग ट्रिक होती हैं, अलग अलग बना सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रोड ऑफ यूर, ऐसे कुछ। तो मेरी तो ये है BB रॉय जी, BBG वाइट, बस ये है मेरी तो BB रॉय जी, BBG वाइट। बस ये याद रखना, BB रॉय आगे क्या ब्लैक ब्राउन है, रॉय R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G येलो के बाद ग्रीन ही आता है, तो BB रॉय जी तो ग्रीन, फिर BV ब्लू आएगा, फिर वॉयलेट,
BVG, G फॉर ग्रे, क्योंकि ग्रीन तो पहले हो गया, और वाइट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी नंबर, इनका नंबर लेना है। और इनका एक बार देख लो, अभी देखते हैं कैसे आएगा ये फिर। और मल्टीप्लायर याद रखना है, जिसकी वैल्यू नंबर में 0 है तो उसे 10 टू द पावर 0 मल्टीप्लायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 3, 2, 4, 5, 6, इस प्रकार से 9 तक जाएगा। और गोल्डन के लिए मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 टू द पावर -1 होगा। या फिर टॉलरेंस लिखनी है तो 5% टॉलरेट करेगा ये। सिल्वर कलर दे रखा है, 10 टू द पावर -2 होगा, और टॉलरेंस क्या होगी, 10% होगी। और नो कलर के लिए 20% होगी। अब देखते हैं। तो जैसे ये कोई दे रखा है, तो इसमें पहले ही स्टेप रेड है, तो रेड के लिए देखो क्या नंबर है। पहले तो दो जो स्टार्टिंग है उनके लिए तो क्या लिखते हैं हम, नंबर। थर्ड के लिए क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लायर वैल्यू, ठीक है। और फोर्थ के लिए क्या लिख सकते हैं हम, जो है टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ फोर्थ कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे। और मान लेते तो गोल्डन थर्ड नंबर पर आ जाता है, गोल्डन जो है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर गोल्डन के लिए 10 टू द पावर -1। अब देखो फर्स्ट दो के लिए नंबर लिखते हैं। तो फर्स्ट पहला रेड है, रेड के लिए क्या है, 2 है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये क्या है, वॉयलेट कलर है, वॉयलेट के लिए क्या है, वॉयलेट के लिए क्या है, 7, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। फिर उसके बाद हम थर्ड पर जाएंगे, वह मल्टीप्लायर लिखना है। थर्ड क्या है, येलो है, तो येलो के लिए हम येलो का नंबर तो 4 है, लेकिन हमने मल्टीप्लायर लिखना है, तो 10 टू द पावर 4, तो यहाँ 10 टू द पावर 4 लिख दिया, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या है, गोल्ड कलर है, गोल्डन है, और उसके लिए टॉलरेंस वैल्यू लिखेंगे। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस वैल्यू क्या है, 5%, तो यहाँ 5% ±5% लिख देंगे। ऊपर नीचे 5% हो सकता है, टॉलरेट कर सकता है ये, मतलब। तो ये ओम है, यानी कि 5% मान लेते। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 27 × 10 टू द पावर 4 है, ओम है। तो ये इसका 5% ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, 5%। तो ये है टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है। इतना टॉलरेट कर सकता है वह रेजिस्टेंस, तो इतना ओम इसका रेजिस्टेंस होगा इस रजिस्टर का। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट रहेगा हमारा पोटेंशियोमीटर क्या है, ये मतलब इसमें किसी का जो है अननोन पोटेंशियल जो है वह निकालने के लिए। तो ये इस प्रकार से रहता है, एक बैटरी लगी हुई होती है जिसका हमें ईएमएफ पता होता है, नॉन ईएमएफ E0, ठीक है। और एक रियोस्टेट लगा रहता है, RH रियोस्टेट है ये। इस प्रकार से ये करंट फ्लो होता है इसमें। और एक हमने ये वायर लगा रखा है अलग से, यहाँ पर टर्मिनल A है और B है, और इस वायर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है, A से B तक, ठीक है। या फिर L लेंथ भी हम लिख सकते हैं, L क्या है, लेंथ है, A भी है ना पोटेंशियोमीटर वायर की। अब इसके जो B टर्मिनल है उससे हम एक ये की है, इससे एक बैटरी, अननोन बैटरी हम अटैच कर देते हैं, अननोन EMF है उसका एक बैटरी, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही अटैच किया है, ठीक है। प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से एक हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, और फिर उसमें एक ये जॉकी है, जॉकी होती है, जो कि एक इस प्रकार से पेन टाइप का होता है, उसे धीरे धीरे आगे मूव करवाते हैं, ठीक है। तो ये जॉकी है। तो ये जो जॉकी है, हम इसको जैसे जैसे मूव करवाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से मूव करवाते जाते हैं, एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर जो है ये गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है, जीरो डिफ्लेक्शन होता है। तो जीरो डिफ्लेक्शन मतलब करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल है दोनों साइड का जो है सेम हो जाता है, ठीक है। तब हम पता लगा लेते हैं कि इस वैल्यू जो इस L लेंथ चलने पर इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगी, किसके, इस अननोन EMF के। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये जो वायर है, इस वायर की पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल होता है, तो फाई = ε0, ये नॉन EMF है, अपन L क्या लेंथ ऑफ, तो पोटेंशियल फाई को क्या है, फाई क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी इसकी। तो फाई हमें याद रखना, फाई = ε0/L। ε0 क्या है,
नॉन ईएमएफ है, ये बात याद रखनी है, हमें मालूम है इसका ईएमएफ। तो इस ईएमएफ से हमें ये वायर की लेंथ एल है, एल लेंथ वायर पे हमें पर यूनिट लेंथ, यानी ये एक यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल है, वह फाई है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल है एक यूनिट लेंथ पर। यूनिट लेंथ समझ रहे हैं ना आप, मैंने पहले भी बता दिया। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, एक तत्व, यूनिट। जैसे कि मान लेते हैं, आपने सुना होगा उनकी यूनिट में जाओ, यूनिट बनाओ। तो यूनिट मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं 100 ग्राम शुगर है, लेकर आनी है, तो इसकी अगर हमें 1 ग्राम की वैल्यू बता दें तो हम 100 ग्राम की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी 1 ग्राम 100 ग्राम के लिए। अगर मान लेते हैं हम कि 1 केजी है, 1 केजी है, तो 1 केजी के लिए यूनिट हमें दे रखी है 100 ग्राम। अगर हमें 100 ग्राम की वैल्यू बता देते हैं तो हम 1 केजी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ यूनिट क्या हो गई 100 ग्राम। तो यूनिट जो है चेंज होती है डायमेंशन के हिसाब से। यूनिट का मतलब एक यूनिटी, जिससे हम पूरी वैल्यू को मालूम कर सके, ठीक है। तो यूनिट पोटेंशियल हमने देखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हमने देख लिया है, ठीक है। हियर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, डी क्या है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है। डी क्या है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ गैल्वेनोमीटर में। ए बी क्या, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है। एप्सिलॉन नॉट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर। ए बी वायर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वह क्या, एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि नॉन ईएमएफ है, ठीक है। और जैसे जैसे हम जॉकी को आगे पीछे मूव करवाते हैं तो हमें अननोन ईएमएफ का पता लग जाता है जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। अब देखते हैं हम फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से टू फाइंड अननोन ईएमएफ इन लूप। तो ये मैंने एक्सप्लेन यहाँ लिख दिया, वैसे मेन तो ये फार्मूला है अननोन ईएमएफ निकालने का। ई यू क्या है, अननोन ईएमएफ है। ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, इनटू एल क्या है, एल बाय लेंथ है, जिस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इससे हम अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रख लेना है। तो ये कैसे, अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो देखो इसमें क्या है, हम देखो पोटेंशियल देखते जाते हैं। पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट एम प्लस पोटेंशियल एट एम माइनस पोटेंशियल एट डी। इन पॉइंट का जब पोटेंशियल हम ऐड करेंगे तो ये एक लूप बन रहा है। इस लूप की जो वैल्यू है वह क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। एक मिनट, तो डी बी एम डी, यहाँ से ये लूप बनाना ना हमें। एक मिनट, एक मिनट, ये वाला लूप, इसका हमें ये लूप है। तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट डी बी, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट एम, पोटेंशियल एट एम माइनस पोटेंशियल एट डी। तो ये लूप बन रहा है। इस लूप के अंदर हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, तो हम लगाएंगे इसके अंदर। तो देखो एक मिनट, हाँ तो आगे तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ ये लूप के अनुसार चलेंगे। तो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट एम माइनस पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू 0 करना है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट बी क्या होगा, देखो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट बी, डी पर और इस बी पर पोटेंशियल क्या हुआ। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होता है, फाई। तो इस एल लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल होगा, फाई इंटू एल। पर यूनिट लेंथ के लिए क्या है, फाई। तो पूरे के लिए क्या होगा, फाई इंटू एल। तो भाई हमने किया है आगे, तो क्या होगा, फाई इंटू एल। और पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट एम क्या होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट एम क्या होगा। तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है। पोटेंशियल बी पर ज़्यादा नहीं होता है, एम पर ज़्यादा होता है। तो ये नेगेटिव में लिखेंगे हम, माइनस ई यू अननोन ईएमएफ प्लस पोटेंशियल एट एम माइनस पोटेंशियल एट एम क्या होगा, पोटेंशियल एट एम माइनस पोटेंशियल एट डी पर क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है 0 होगा। तो करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर 0, ठीक। और इसका कुछ रेजिस्टेंस तो आर रहेगा गैल्वेनोमीटर का। तो आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0। आई जी क्या है, 0 व्हेन नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तब 0 होता है आई।
तो यहाँ पर क्या है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो फाई एल माइनस ई यू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो ई यू अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल अननोन ई एम एफ इज इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू एल। तो उस प्रकार से ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है, बेड डिस्टेंस है वायर की, जहाँ पर हमारी जॉकी रुकती है जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब अगर हम कंपैरिजन करें ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करें, तो मान लेते हैं अननोन ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल का। तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ निकालने के लिए मान लेते हैं वो L1 लेंथ तक जो है, L1 लेंथ तक जो है वह जॉकी रुकती है, ठीक है, और दूसरे के लिए L2 लेंथ तक के लिए रुकती है। तो ई एप्सिलॉन U1 अपॉन एप्सिलॉन U2 इज इक्वल टू होगा L1 अपॉन L2, क्योंकि 5 टू 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 टू 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर हम कंपैरिजन करें दो सेल के ईएमएफ का, तो ये फॉर्मूला है। मेन जो है हमने देख लिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 सॉरी L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R कैपिटल R। तो इसको अगर हम सॉल्व कर, देखो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएँ, ड्राइव करने जाएँ, तो हम ड्राइव कर सकते हैं ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होगा, तो पहले तो हम यहाँ पर इसी में बता देता हूँ। पहले हम यहाँ अननोन ईएमएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें एक R रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तब हमें क्या है, इस बैटरी का क्या मिलेगा, हमें बोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बोल्ट क्या किसी L लेंथ पर आएगा और ईएमएफ को कोई दूसरी L लेंथ पर आएगा। ये आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे होंगे, तो इसे मत समझें, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें अननोन सेल का, तो यह रहेगा L1 अपॉन L2। L1 वह लेंथ है, मैंने लिख दिया यहाँ, देखते हैं इसको पढ़कर करते हैं। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। L1 क्या, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज नॉट कनेक्टेड पैरेलल टू अननोन सेल। अननोन सेल से जब तक हमने कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया, तब हमने L1 लेंथ वह लेंथ है, उस लेंथ पर हमें जो है अननोन ईएमएफ मिला, ठीक है। L2 लेंथ क्या, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है आफ्टर कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू अननोन सेल, ठीक है। तो R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ई यू अननोन, ई क्या ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, बी क्या पोटेंशियल ऑफ अननोन सेल का पोटेंशियल है। तो ये क्या L1 अपॉन L2 के इक्वल रहेंगी इस फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको ये यहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहा, तो केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है बस। वैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फिर भी। नेक्स्ट देखते हैं, ई यू अपॉन बी L1 अपॉन L2, ठीक है। तो आई करंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू ई यू का अननोन ईएमएफ जो हमें मालूम कर लिया था, अपॉन R प्लस R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ई इज इक्वल टू क्या हुआ, आई R प्लस स्मॉल r। ये सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला। ई यू या अननोन ईएमएफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो यहाँ बी पोटेंशियल क्या है, अननोन ईएमएफ है, ई यू है, तो आई R प्लस स्मॉल r, ठीक है। बी इज इक्वल टू आई आर होता है, हम जानते हैं। तो ये जस्ट इधर उधर करके फॉर्मूलेज को हमने वो किया है। ई इज इक्वल टू L1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई यू अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं हम, ई यू को ये लिख सकते हैं और बी को क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, L1 अपॉन L2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें अगर इसको करेंगे सॉल्व, तो R अपॉन R क्या हो जाएगा 1 और स्मॉल r अपॉन R कैपिटल R हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो ये मेन फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का, बस ये याद रखना है मेनली, और ये याद रखना है बस, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ भी, बस ये याद रखना कौन कौन सी लेंथ क्या है। L1 लेंथ क्या है, अननोन ईएमएफ निकालने के लिए है। L2 लेंथ क्या है, पोटेंशियल ऑफ अननोन सेल। ये कब, L2 कब, जब कोई रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अननोन सेल से कनेक्ट करते हैं, तब L2 लेंथ आती है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद खत्म है हमारा। सेंसिटिविटी क्या होती है, 1 अपॉन
पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1/5 इज इक्वल टू क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर होती है। तो 1/5 इज इक्वल टू क्या होगी, 1/5 इज इक्वल टू होगा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन L, तो 1/5 क्या है, L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जस्ट अगर हमें हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे निकालें, तो बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। इसकी वैल्यू हम जितनी कम करते जाएंगे तो ये जो है टोटल वैल्यू बढ़ेगी। 1 अपॉन अगर हम 2 रखते हैं तो 0.5 आएगा, ठीक है। 1 अपॉन, ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम जो है रिड्यूस करते जाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे 1/5 कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो घटिक समझ रहे हैं ना बात को, ये मैंने मैथमेटिकली जस्ट समझाने के लिए ऐसे किया। तो अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू अगर हम रिड्यूस करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। रिड्यूस पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। रिड्यूस करंट इन सर्किट्स, सर्किट में अगर करंट रिड्यूस करेंगे तो भी क्या है, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इंक्रीज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और बाय रिड्यूसिंग ईएमएफ ऑफ अननोन सेल और वोल्टेज, अगर इसकी वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो भी सेंसिटिविटी क्या है, 1/5 की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। ये बात है। तो ये याद रखना है, जस्ट सेंसिटिविटी कब बढ़ती है, तो एक तो मेनली तो क्या है, रिड्यूसिंग करंट, करंट कम करेंगे सर्किट में तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और बाकी सीधी सी बात है, एक बढ़ने पर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, लेंथ बढ़ने पर। बाकी सब को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है। केवल लेंथ जो है उसको क्या करना है, हमें इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी पोटेंशियोमीटर। डिक्रीज कब होगा, जस्ट इसके अपोजिट, अगर हम जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसे बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, करंट सर्किट में बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। और अननोन ईएमएफ या फिर सॉरी अननोन नहीं है, नॉन ईएमएफ है, उसकी वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो भी क्या है, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। लेंथ कम करेंगे तो डिक्रीज होगा, और ये इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। समझिए, जस्ट इसके अपोजिट है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ बात, कोई टॉपिक, तो आप उसे कमेंट करें। मैं पर्सनली अलग से वीडियो बना करके उसे और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, मैंने ये ज़्यादा खोल करके नहीं बताया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आपका काम चलना चाहिए ना, ज़्यादा समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा बड़े बड़े लेक्चर्स वगैरह में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, L1/L2 - 1 × R होता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। और ये वाली बात याद रखनी है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो। धन्यवाद। बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं यहाँ तक, क्योंकि किसी के पास भी धैर्य नहीं होता है। धन्यवाद।